नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर राजनीति का पारा उस समय चढ़ गया जब भाजपा नेताओं के द्वारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय अटल कुंज में पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा सिमरिया विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने सिमरिया के विकास कार्यों में लापरवाही बरती है। उनका कहना था कि शासन द्वारा जनता के हितों में चलाई जा रही योजनाओं को सिमरिया विधायक द्वारा सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक अभय मिश्रा के द्वारा अपने कार्यकाल में जनता के हितों को प्राथमिकता देने के बजाय अपने हितों को ज्यादा तरजीह दी है। आइए जानते हैं इस दौरान भाजपा नेताओं ने सिमरिया विधायक पर क्या कुछ आरोप लगाए। यहाँ पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और चूँकि होली का त्यौहार है तो अपने सभी पत्रकार साथियों का, परिवारजनों का होली की शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ अपनी बात को आगे रखेंगे। लगातार अभी जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया कि सरकार बनने से लेकर अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों के लिए सतत सरकार और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में डिप्टी सीएम विकास प्रमुख माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जिले के पूरे विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। उस दिशा में सिमरिया के लिए भी इस बार हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 250-300 वोट से रह गए और हमारे यहाँ से एक्सीडेंटल एक विधायक हो गए कांग्रेस पार्टी से। तो लगातार वो अनाप शनाप चीज़ें मीडिया में आके किसी काम को कह देंगे कि ये हमारा है, किसी को कह देंगे ये उसका है। इस तरह की बातें वो अनाप शनाप करते रहते हैं। जनता के बीच में लगातार इस तरह की बातें आती रहती हैं तो जनता के बीच में जाके बताना अब ज़रूरी हो गया। पहले तो हम लोगों ने इस बात को सीरियस लेना ही बंद कर दिया और हमारे पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी बातों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। सोचते हैं कि चलिए ठीक है, उनको जो बोलना है बोलते रहें, अपना तो काम विकास करना है। विकास के रास्ते पर सतत निरंतरता के साथ क्षेत्र को एक नई दिशा की ओर, प्रगति की दिशा में बढ़ाना है। उस काम में भारतीय जनता पार्टी शुरू से लगी है और आज भी मोहन यादव जी की सरकार में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में रीवा निरंतर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको मनीष शुक्ला जी बताएंगे, आगे फिर हम अपनी बात रखेंगे। माननीय मनीष शुक्ला जी। सबको, पूरे मीडिया परिवार को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा पूरे प्रदेश में विकास कार्य जो किए जा रहे हैं उसकी चर्चा और उसकी प्रशंसा विपक्ष के विधायक भी करने लगे हैं। अभी विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। रही बात सिमरिया के विकास की, तो मैं आप सबके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके 10 साल पहले 5 साल वो स्वयं थे, फिर उनकी मिसेज 5 साल रहीं और अपने पूर्व विधायक माननीय के.पी. त्रिपाठी जी के पूरे 5 साल कामों की तुलना कर ले तो विकास समझ में आता है कि विकास कहाँ कौन किया है और कैसे होता है। ये 10 साल बनाम 5 साल में साबित हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी सिमरिया आए थे तो हमारे पूर्व विधायक के.पी. त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में ये बात कही थी कि माननीय हमारे सिमरिया के विकास कार्यों का जो प्रस्तावित है उनको निरंतर रोकने का काम वर्तमान विधायक के द्वारा किया जा रहा है, जिसपे हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने के.पी. भाई से कहा था कि मैं सिमरिया के विकास को रुकने नहीं दूंगा। जो सिमरिया के प्रस्तावित कार्य हैं वो निरंतर होते रहेंगे। आप हमसे मिलते रहिएगा, हमको बताते रहिएगा और आपके सिमरिया का एक एक प्रस्तावित काम होके रहेगा। और सिमरिया के लिए विधायक कोई भी हो, पर हमारे लिए आप विधायक हो सिमरिया के, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी और कोई भी काम बाधित नहीं होगा। दूसरी बात,
एक तरफ विधायक अभय मिश्रा जी बन, आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, और जब हमारे केपी भाई विधायक बनते हैं उनकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ होता है और आज 5 करोड़ है। जनसेवा का भाव स्पष्ट दिखता है कि जनसेवा भाव क्या होता है। केपी त्रिपाठी जी ने पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से सिमरिया की जनता के लिए सेवा और समय लगाया है, जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को ध्यान नहीं दिया और जनसेवा में निरंतर काम किए हैं। जनसेवा के निरंतर होते हुए कई बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिस पे प्रकाश हमारे दिवाकर द्विवेदी जी उस पर प्रकाश डालेंगे, आप सबको बताएंगे कि कौन कौन से बड़े बड़े कार्य माननीय केपी त्रिपाठी जी द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं और कौन कौन से काम चल भी रहे हैं और आगे भी होंगे। शायद मैं अदना सा पत्रकार हूँ जिले का, तो मैं ये जानकारी रखता हूँ कि आप यहाँ पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कौन सी बीजेपी में अच्छी बात लगी कि आप फिर का पार्टी, किस काम के लिए आपने पार्टी चेंज की? विधानसभा का चुनाव चल रहा था। जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी को, जो कांग्रेस में थे, बीजेपी को ज्वाइन कर चुके थे। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पूरे हाथ पैर मारे, पूरी ताकत लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि आप अभी आ जाए हो, हम आप कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ काम करिए, आपको हम प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने पार्टी को, बीजेपी को छोड़कर और पुनः कांग्रेस में गए। हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। वहां पे 3 दिन के अंदर टिकट को बेच दिया गया सरेआम। तो आपकी पार्टी ने भी तो बेचा, ठीक है ना। तीसरे दिन 3 दिन के अंदर टिकट को सरे चौराहे में एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो 3 दिन पहले से भी दूसरे दल से गया था। जब मैंने उस पीड़ा को देखा पार्टी में रहते हुए, तो मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। इनके ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि आपको कार्यकर्ता के रूप में 2023 में काम करना पड़ेगा, आपको विधानसभा का टिकट, एक कोई नेतृत्व का अवसर नहीं दिया जाएगा। उससे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मोदी जी के नेतृत्व में शुचिता, स्वच्छता की राजनीति और देश के विकास के लिए मैंने उससे प्रभावित होकर ज्वाइन किया है। ये आपने मौजूदा एक्सीडेंटल विधायक कहा है, जबकि उनकी पत्नी और वो सीएम विधायक रह चुके हैं और केपी त्रिपाठी जी एक ही बार विधायक रहे हैं। एक्सीडेंटल विधायक कहने का क्या? अब 100-150 से जीतने का क्या कह सकते हैं? हारते हारते जीत जाना। नहीं, उनके चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी आए थे और तमाम योगी भी आए थे, और हमको लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता, स्वच्छता और साफ सुथरी राजनीति करती, झूठ फरेब और इन सब चीज़ों पे बात नहीं करती। उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किए, सुंदरिया कांड हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। एक आदिवासी महिला को उन्होंने यूनिवर्सिटी थाने में लेटा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर वार किया है, इनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, और 6 घंटे के अंदर उस महिला ने जाके तमाम प्रचार करना चालू कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस स्तर पर जाके भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती। चुनाव जीतना हारना हमारा मोटिव नहीं है। हम राजनीति को स्वच्छता के साथ समाज के बीच में लाना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने चुनाव जीतने के लिए किसी असहाय महिला को हायर करके उसके सर में पट्टी बांध के और रोड में थाने के सामने लेटाकर चुनाव नहीं जीतना चाहते। क्या सुंदरिया कांड का सिंपैथी अभय मिश्रा जी को मिला? सुंदरिया कांड की सिंपैथी को बिल्कुल कह सकते हैं। आदिवासी वोटर हमारे यहाँ है, 1 से 1.5 हज़ार वोट हमारा इन्फ्लुएंस हो गया। आदिवासी भोला भाला वोटर होता है, उसके बीच में ले जाके कोई सर में पट्टी बांध के किसको बीजेपी के लोगों ने मार दिया, और दूसरे दिन वोटिंग है, उसको हम नहीं समझा पाए, हमारे पास समय नहीं था। तो इस तरह का कृत्य, इस तरह की सत्ता, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, जैसी विधायकी के लिए उन्होंने जान लगा के हासिल किया है। आप कह रहे हैं कि हमारी योजना को विधायक बता दिया, भाजपा की योजना को विधायक अपनी बता दें, क्या बीजेपी संपर्क नहीं किया? अब ये तो बताएंगे, वो संपर्क में 7-8 लोगों के एक साथ रहते हैं। उनका जो चरित्र है आप लोगों ने देखा होगा। वो 7-8 दलों के संपर्क में हो गए। वो इस समय किसके संपर्क में अधिक है, ये वो व्यक्तिगत उनका मामला वो बताएंगे। मुख्यमंत्री की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब उनका कुछ मामला होगा। अब हम तो भाई खुश हैं इस बात से। अब वो कहते हैं काम हमने किया, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया है, बजट में प्रावधान रखा है। तो किसके मुख्यमंत्री ने रखा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सिमरिया का ध्यान रखते हुए
कि हमारा विधायक वहाँ से जीता हो या ना जीता हो, सिमरिया का विकास बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए मोहन यादव जी ने बजट में 125 करोड़, 170 करोड़, 160 करोड़ का सिमरिया के लिए अलग से प्रावधान रखा। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है। अब इसमें वो जबरदस्ती की वही वाली बात है जो काम पहले से प्रस्तावित भी है, तो उसमें अब वो कुछ भी कहें, उसमें क्या लेना देना। अब संपर्क में वो किसके किसके है ये हम नहीं बता सकते, ये व्यक्तिगत मामला उनसे एक बार आप पूछिए कि इस समय किसके किसके संपर्क में। आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो आप उनके जिंदाबाद बोलेंगे नहीं। अब ये बात वक्त की है, हम कैसे ये कह सकते हैं कौन कहाँ शामिल हो जाए, कौन कहाँ शामिल नहीं होगा। देखिए वो कहाँ शामिल होंगे इसका पता शायद उनको भी नहीं होगा। अभी आज उनसे आप पूछेंगे कि आप कहाँ शामिल होने वाले हैं तो वो बोलेंगे कि 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमको नहीं पता हम कहाँ शामिल होंगे। तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं भाई। इस पत्रकार वार्ता का आशय है कि अभय मिश्रा का काम भारी पड़ रहा है। क्या कहाँ भारी पड़ रहा है? पत्रकार वार्ता के हम कहाँ केपी जी कहीं किसी काम पे है, क्षेत्र में प्रोग्राम लगे, वहाँ पे उन्होंने गया है, वहाँ पे वो गए हैं। उनके लेवल का व्यक्ति नहीं है। अभी हम सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं अपने लेवल पे की बात हो रही है, पत्रकार वार्ता हो रही है, तो हम सब अभय मिश्रा भारी पड़ हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे अभय मिश्रा जो जग बचा है सिमरिया की जनता पूरी तरह से जान चुकी है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यही सब आप लोगों के बीच में आके मुखातिब होने का। उन्होंने डिप्टी सीएम पे आरोप लगाया कि सरकारी जमीन देखिए एक पीपीपी मॉडल है जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि समदड़िया जी ने ये किया, उसने ये किया, वो किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में 2 प्रोजेक्ट आए थे, एक कोठी कंपाउंड परियोजना और एक मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भोपाल 7 नंबर। पहली बार मध्य प्रदेश में पीपीटी मॉडल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस मॉडल को लॉन्च किया। अब मैं नहीं जानता वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ है कि कांग्रेस के खिलाफ है, किसके खिलाफ मुझे इसका पता नहीं। उस परियोजना में उसी के तहत पीपीटी मॉडल में, डेवलपमेंट के मॉडल में सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप शहर का डेवलपमेंट करिए, उसके बदले में आपको ये चीज़ें हैं। उसमें कोई चोरी तो है नहीं, बेचने का क्या सवाल है। धिरमा नाले में अवैध रूप से फार्म हाउस बना लेना और उसको छोड़ना नहीं, नाले को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर देना, आम आदमी वहाँ पे घुस ना पाए, यह है अवैध कब्जा, यह है अवैध निर्माण। ये ओपन टेंडर के तहत यदि वो आज रिंग रोड बना ले रहे हैं, उनको ठेका मिल गया है क्या, खरीद लिया है उन्होंने क्या, किसने बेच दिया है? ये तो टेंडर की प्रक्रिया के तहत है, पारदर्शी है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है। द्विवेदी जी, मेरा सवाल है आपसे। आपने कहा कि केपी त्रिपाठी ने बहुत सारा काम किया, अगर 2.5 साल निकाल दिया है, 18 महीने के साथ 18-20 महीने सरकार, उसके पहले द्वारा बैटिंग अब शुरू हुई। मेरे समझ में नहीं आता कि जिनके पास न गेंद है, न बैट है, न बॉल है, न फील्ड है, न खिलाड़ी है, बैटिंग शुरू किए। इत्तेफाक से एक मैदान में बॉल फेंकने के लिए रखा गया है कि कोई अच्छा खिलाड़ी छक्का मारे, चौका मारे और बाउंड्री के बाहर जब बॉल जाए तो उसे आप अंदर फेंक दो। लेकिन वो बॉल फेंकते हुए कहते कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। इससे धीरे धीरे ऑडियंस में भी, जनता में भी ये मैसेज जा रहा है कि ये इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अनाप शनाप बिलाप करते हैं। सिमरिया में पहली बार इनको मौका मिला जब ये विधायक बने, तो इन्होंने एक ज़मीन खरीदी रमचंदी। दूसरी बार इनकी पत्नी को मौका मिला तो उसमें 100 करोड़ की इमारत की नींव डाल दिया। तीसरी बार जब ये जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और साथ में मैडम विधायक थी इनकी, तो गगन चूमती हुई 100 करोड़ की बिल्डिंग सिमरिया पे मेन रोड पे खड़ी हुई है। वहीं भी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी, हॉस्पिटल, स्कूल, तहसील, थाना, इनकी सारी स्थिति इनकी बिल्डिंगों की जर्जर थी। वहीं पे जब केपी त्रिपाठी जी को अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, 1.5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 वर्ष तक कोविड रहा, 1 साल तक कोविड रहा। टोटल 3 वर्षों के कार्यकाल में केपी त्रिपाठी जी ने 20 करोड़ का हॉस्पिटल, जो सिमरिया के ग्रामीण जनता के लिए समर्पित है, जहाँ पे गरीब आदमी जाके अपना इलाज करा सकता है, सस्ते दरों पे फ्री में करा सकता है। 40 करोड़ की सीएम राज स्कूल, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शिक्षा का इतना ज़्यादा समस्या और गरीब लोग रहते हैं, वहाँ आदिवासी परिवार, हरिजन परिवार के लोग रहते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग रहते हैं, जहाँ एक भी अच्छा स्कूल नहीं था। सीएम राज स्कूल 40 करोड़ का मिला।
वहीं किसानों के लिए हमारे यहाँ जंगल बेल्ट में एक जरमोहरा बांध था, इनके विधायक रहते ही उस बांध को तहस नहस कर दिया गया था। एक रोड बना के 2 फाड़ में उसको फाड़ दिया गया था। उसमें तमाम किसानों ने आंदोलन किया था, इसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हो पाया था। केपी त्रिपाठी जी ने माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 180 करोड़ की लागत की माइक्रो इरिगेशन की एक नई परियोजना लागू की, जो अभी काम उसका चालू है और थोड़े दिनों के बाद वो क्रियान्वित हो जाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। उनकी आर्थिक स्थिति जंगल बेल्ट की सुधर जाएगी। ये सारे काम जनता के लिए समर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी से जब विधायक हुए केपी त्रिपाठी जी, और उनके पास कार्यकाल सिर्फ 2.5 वर्ष रहा। कांग्रेस का टाइम और कोविड का टाइम दोनों निकाल दिया जाए तो उनके पास 2.5 वर्ष से ऊपर काम करने के लिए कोई मौका नहीं था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इतने काम किए। उसी तारतम्य में उनके द्वारा प्रस्तावित रोडें थीं, सिमरिया की बहुत सारी रोडें, जैसे बेड़ा सिमरिया रोड, कांग्रेस गवर्नमेंट में टेंडर लगा और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, प्रस्तावित थी भारतीय जनता पार्टी केपी त्रिपाठी जी के द्वारा, और सरकार ने बनी कांग्रेस की, टेंडर लगा और कमलनाथ की सरकार ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। जैसे बीजेपी की सरकार बनती है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और केपी त्रिपाठी जी दोनों के प्रयास से पुनः उस रोड का टेंडर हुआ और वो रोड आज बनके तैयार है 125 करोड़ की। इन सारे कामों के बाद जो काम रुक गए थे वो प्रस्तावित थे, सरकार के पास उनके लेटर थे, केपी त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया था, वो काम अब धीरे धीरे बजट में आके और आगे आ रहे हैं। अब उनमें उल्टी सीधी बातें करना, एक बात वो और बहुत तेजी से करते हैं। डेवलपमेंट की बात वो जैसे कहते हैं कि बैटिंग किया, तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए तो बैटिंग किया, लेकिन सिमरिया क्षेत्र की गरीब जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इसके लिए उन्होंने कभी बैटिंग नहीं किया। राजनीति उनका व्यक्तिगत धंधा का माध्यम हो सकता है, राजनीति में वो आए हैं सिर्फ अपने व्यापारिक लाभ के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने कभी राजनीति नहीं किया। उनके कंपनी के टर्नओवर से उनकी सारी चीज़ों से सीधे प्रदर्शित होता है। नशे की बात लगातार वो करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम है, लगातार वो नशे के लिए हर जगह हर बात पर वो कहते हैं कि नशा के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए, और हमारी सरकार लगातार यहाँ पे मुहिम चला रही है। आप लोगों को याद होगा कि जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड में पूरे देश के अंदर आम आदमी रोडों पे चल रहा था, गाड़ियां नहीं थी, रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं थी, चरण पादुकाएं नहीं थी, नंगे पैर लोग चल रहे थे। यहाँ तक स्थिति थी कि गर्भवती महिलाएं बॉम्बे से निकली हैं, रास्ते में प्रसव हो गया, रास्ते में ही उनकी स्थिति खराब हो गई, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय पूरी देश की सरकार मानव सेवा को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कार्यकर्ता रोडों में, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर बाईपास में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने कैंप लगाया था, तमाम सारे संगठन सभी लोग वहाँ पे कैंप लगा रहे थे। उस समय जिले के अंदर घर घर अवैध शराब बेची जा रही थी। कौन बेच रहा था आप लोगों को सबको विदित होगा, और जिले का ठेका किसके पास था ये आप लोगों को विदित होगा। वो व्यक्ति, एक तो बड़ी अजीब बात है कि नशा की कंपनी, नशा की फैक्ट्री, नशा की दुकान का विरोध कर रही है, ये तो समझ से परे है भाई। हमारी दुकान हो जाए, हमारा नशा का व्यापार बढ़ जाए तो नशा बहुत अच्छा है, और धंधा ना मिले तो नशा खराब है, उसके लिए खड़े हो जाते। यहां तक नहीं, मध्य प्रदेश का नशा छत्तीसगढ़ तक बेचा गया, ये ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है। मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में बेची गई, उसमें हमारे क्षेत्र के कुछ मासूम पकड़े गए, आज भी वो केस में लंबित। ऐसे लोगों से अब जवाब देने का समय आ गया है कि सिमरिया की जनता पूरी तरह से यह जान रही है कि इस तरह के फालतू की चीज़ें बात करके कभी आप कह दोगे। मैं तो एक बात उनसे और कहना चाहता हूँ, कई बार उन्होंने अपने उसमें कहा कि विधानसभा क्वेश्चन में मैंने ये लगाया, ये विधानसभा प्रश्न किया, 23 को देखिए, 25 को देखिए, 17 को देखिए। मैं माननीय विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उनके पास समय है। एक ढेकहा से लेके और गोदहा तक रोड बनी थी 125 करोड़ की, उसमें हमारे क्षेत्र के 4 लोगों की मृत्यु हुई, नौजवान लड़के वहाँ पर मृत हुए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। मैं नहीं जानता हूँ किस कंपनी का काम था, किसने काम किया। यदि माननीय विधायक जी ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में एक प्रश्न पूछते हैं कि उन परिवारजनों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जिस कंपनी का काम था उसने क्या उनकी जिम्मेवारी ली है, या कि संबंधित विभाग ने उनकी क्या मदद की है, तो हम उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए, अभी समय नहीं गया है, ध्यानाकर्षण लगाना चाहिए। मैं ये नहीं जानता किस आदमी ने बनाया उस रोड को, किस
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।